ये बहुत बड़ा शेर जंगल में घूम रहा होता है। अचानक वो एक लड़के को बंदूक उठाए देखता है। ये देखकर शेर को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। तभी दूर खड़ा लड़के का बाप उसे बचाने के लिए गोलियां चलाता है, लेकिन शेर पर कोई असर नहीं होता और वो लड़के को उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन वो उसे रास्ते में छोड़ देता है क्योंकि उसे भूख नहीं लगी होती। इलाज के बाद लड़का ठीक हो जाता है और उसे महसूस होता है कि अब उसके पास एक खास ताकत आ गई है। बड़ा होकर ये लड़का एक हंटर बनता है जो बुरे लोगों को सजा देने के लिए उन्हें मारता है। उसके पास जानवरों जैसी ताकत होती है और वो बड़ी बिल्डिंग्स पर आसानी से चढ़ जाता है और उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। फिर उसके भाई को एक मॉन्स्टर जैसा आदमी किडनैप कर लेता है, तो ये हंटर उसे बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलो शुरू से देखते हैं। एक जंगल के करीब सर्गेई नाम का लड़का शिकार कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है। खतरा समझते ही वो तुरंत अपने छोटे भाई को पीछे कर देता है। उसे पता होता है कि अगर वो गोली भी चला दे तब भी एक ही गोली में उसे मारना नामुमकिन है। ऐसे नाजुक वक्त में सर्गेई अपनी बंदूक नीचे कर देता है ताकि शेर को लगे कि वो उसके लिए खतरा नहीं है। हैरानी की बात यह होती है कि शेर का गुस्से वाला चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है और सारा माहौल बदल जाता है। गोली चलाने वाला सर्गेई का पिता निकोलाई होता है, लेकिन उसका निशाना गलत पड़ जाता है। शेर जोर से दहाड़ता है और सर्गेई पर टूट पड़ता है। अपने दांत उसके शरीर में गड़ा देता है। निकोलाई उसे रोकने के लिए बार बार गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शेर सर्गेई को घसीट कर ले जाता है और उसके पिता को लगता है कि अब उसके बचने का कोई मौका नहीं है। उसी वक्त शेर का खून गलती से लड़के के जख्म में चला जाता है, जैसे कोई रहस्यमयी दरवाजा खुल गया हो। उसके शरीर के जीन्स अजीब तरह से बदलने लगते हैं। शेर भी शायद इसे महसूस कर लेता है। वो सर्गेई को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। चमत्कार की तरह सर्गेई बच जाता है, लेकिन निकोलाई अपने बेटे के लौटने पर खुश नहीं होता। वो माफिया की दुनिया का बड़ा नाम होता है, इसलिए सर्गेई की कमजोरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चाहता है कि उसका बेटा भेड़िए जैसी खूंखार सोच रखे और उसे जंगल का बेरहम नियम समझाता है। वो चाहता है कि एक दिन सर्गेई उसके काम संभाले। सर्गेई अपने बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन जब वो शेर की भरी हुई लाश देखता है तो अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। वो कमरे में खुद को बंद कर लेता है और कसम खाता है कि वो अपने बाप जैसा ठंडे दिल वाला राक्षस कभी नहीं बनेगा। कुछ समय पहले उसकी माँ ने सालों की मार पीट और जुल्म से तंग आकर अपनी जान ले ली थी। परिवार से नफरत और दुख में सर्गेई हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। जाने से पहले वो एक रहस्यमयी कार्ड उठाता है जिसका उसके लिए खास मतलब लगता है। फिर वो संभल कर छत पर चढ़ता है, लेकिन टाइलें टूट जाती हैं। उसे लगता है कि अब वो जोर से नीचे गिरेगा, मगर वो बहुत हल्के से जमीन पर उतरता है। इसके बाद वो अपनी माँ के जन्म स्थान की तरफ लंबा सफर शुरू करता है, जो रशिया के बहुत दूर पूर्वी इलाके की खुली मैदानों वाली जगह होती है। जब वो वहाँ की खूबसूरत प्रकृति देख रहा होता है, तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजती है। सर्गेई पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत बड़ा भैंसों का झुंड उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। वो सिर्फ अपने कान बंद करके सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि भैंसे उसे कुचलते नहीं, बल्कि दोनों तरफ से निकल जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि झुंड का सबसे बड़ा भैंसा अपने शरीर से उसकी रक्षा कर रहा था। जब पूरा झुंड निकल जाता है तब वो बड़ा भैंसा भी वहां से चला जाता है। तभी सर्गेई को समझ आता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है और उसकी ताकत भी इंसानों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। थोड़ी सी ताकत लगाकर वो भाला 100 मीटर से भी ज्यादा दूर फेंक देता है। उसकी रफ्तार चीते जैसी हो जाती है, जिससे वो दौड़ते हुए हिरण को पल भर में पकड़ लेता है। उसकी सुनने की ताकत भी बढ़ चुकी होती है। वो घाटी में बहते छोटे से पानी के बहाव में गिरती बूंदों की गिनती तक सुन सकता है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। वो फौरन पेड़ पर चढ़ जाता है और करीब 1 किलोमीटर दूर 2 शिकारियों को देख लेता है। सर्गेई उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। जमीन पर दर्जनों मरे हुए भैंसे पड़े होते हैं। ये देखकर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही शिकारी सीधे उसके पास आते हैं और उसे तुरंत वहां से चले जाने की धमकी देते हैं। ये बातें सुनते ही उसके अंदर का जानवर जाग उठता है और वो जमीन से एक चाकू उठा लेता है। सर्गेई जंगली जानवर की तरह हमला करता है, जिससे उन दोनों शिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। फिर वो थोड़ी दूर खड़े दूसरे शिकारियों के झुंड को देखता है और नीचे पड़े मरे हुए भैंसों को देखकर कसम खाता है कि वो इन सब का इंसाफ लेकर रहेगा। 16 साल बाद सर्गेई एक मशहूर कातिल बन चुका होता है, जिसे लोग क्रेवन के नाम से जानते हैं। अपने अगले निशाने तक पहुंचने के लिए वो एक कैदी बनकर जेल के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कोठरी में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि उसका साथ वाला कैदी भी बहुत खतरनाक आदमी है। बेकार की लड़ाई से बचने
के लिए क्रेवन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि वो 3 दिन में जेल से बाहर निकल जाएगा और अगर ना निकला तो उसका साथी उसके साथ जो चाहे कर सकता है। अगले दिन जब कैदियों को धूप में बाहर निकाला जाता है तभी 2 गुंडे उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ सब कुछ उनके बॉस सिमियन का है और वो नए आदमी को सबक सिखाएंगे, लेकिन क्रेवन हल्की सी ताकत लगाकर दोनों को जमीन से उठा देता है। अच्छी बात ये होती है कि गार्ड्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और बड़ा हादसा होने से बच जाता है। इसके बाद क्रेवन को जेल के बड़े बॉस के कमरे में ले जाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि सामने कौन है, क्योंकि यही वो आदमी होता है जिसको उसने कत्ल करना था और यही वजह होती है कि वो यहाँ आया था। जैसे ही सब लोग लापरवाह होते हैं क्रेवन हमला कर देता है। दोनों बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके होते हैं। सिमियन खतरा महसूस करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और क्रेवन उसे मार देता है। शोर सुनकर जेल का एक गार्ड अंदर आता है मगर क्रेवन उसे पकड़कर ऊपर वाली मंजिल से नीचे फेंक देता है। फिर वो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ जाता है और अपनी जबरदस्त ताकत से भागने का रास्ता खोल देता है। पूरी जेल में तेज अलार्म बजने लगता है। वो इतना तेज होता है कि कोई हथियार उसके सामने काम नहीं आता। सिर्फ 1 मिनट में वो जेल से फरार हो जाता है, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान उसे घेर लेता है। बर्फीले तूफान में क्रेवन जल्दी ही रास्ता भूल जाता है। तभी उसे अचानक किसी खूंखार मौजूदगी का एहसास होता है। उसके सामने एक भेड़िया आ खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही क्रेवन अपनी खास ताकत से उसे काबू में करता है भेड़िया शांत हो जाता है। उसी जानवर की मदद से वो अपनी रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपने शरीर के टैटूज साफ कर देता है। जब सैनिक वहां पहुंचते हैं उन्हें सिर्फ एक ऐसी लाश मिलती है जिसे भेड़ियों ने नोचकर पहचान से बाहर कर दिया होता है और उन्हें लगता है कि यही वो कैदी है जो फरार हुआ था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिशन पूरा करने के बाद क्रेवन फिर से मैदानों में लौटता है, जहां वो देखता है कि कुछ शिकारी फिर भैंसों को मार रहे हैं। वो रास्ते में चुपचाप इंतजार करता है और सही वक्त आते ही कुछ ही सेकंड में पूरे ट्रक भर शिकारियों को खत्म कर देता है। पिकअप में बैठा उनका लीडर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मामला हाथ से निकल चुका है, इसीलिए वो गाड़ी तेज करके भाग जाता है, लेकिन क्रेवन उसकी नंबर प्लेट याद कर लेता है। वो आदमी अपने बॉस को खबर देने वापस पहुंचता है, लेकिन उसके बॉस की कुर्सी पर क्रेवन बैठा होता है और उस पर क्रॉसबो से शूट करता है और क्रॉसबो का तीर सीधा उसके सिर में जा लगता है। क्रेवन अपनी लिस्ट से उसका नाम काट देता है और बाहर निकलते वक्त दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो एक औरत के सामने पहुंचता है और वो कार्ड निकालता है जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। उसी पल कैलिप्सो समझ जाती है कि क्रेवन वही छोटा लड़का है जिसे उसने बहुत साल पहले देखा था। जब क्रेवन को शेर उठा ले गया था तब कैलिप्सो और उसका परिवार भी पास ही सफर कर रहे थे। जो कार्ड उसके पास था वो उसकी दादी ने दिया था। दादी ने कहा था कि ये उसे खतरे से बचाएगा। दादी ने उसे एक रहस्यमयी जादुई दवाई भी दी थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। बाद में कैलिप्सो ने उसी शेर को देखा था जिसके मुंह में वो लड़का था। उस शेर ने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब उसने कैलिप्सो को देखा तो उसकी आंखों में जैसे मदद की गुहार थी। कैलिप्सो ने क्रेवन को वो रहस्यमयी दवाई पिला दी और जाने से पहले वो कार्ड भी दे दिया, इस उम्मीद में कि वो उसके लिए खुशकिस्मती लाएगा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्रेवन के जख्म बहुत गहरे थे और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। मगर जैसे ही डॉक्टर मशीनें बंद करने वाले थे वो चमत्कारिक तरीके से फिर जिंदा हो गया। इसके बाद वो कैलिप्सो को ढूंढने के लिए वो 16 साल तक तलाश करता रहा और आखिरकार उसे कैलिप्सो की मौजूदगी महसूस हुई। अब तक कैलिप्सो लंदन में एक मशहूर वकील बन चुकी थी, लेकिन हाल ही में उसका मेंटोर एक केस संभालते हुए मारा गया था। क्रेवन उसे बताता है कि उसने उसका बदला ले लिया है क्योंकि कातिल सिमियन था वही आदमी जो जेल में था। कैलिप्सो को यकीन नहीं होता, इसलिए वो घर जाकर जांच करती है और पता चलता है कि सिमियन सच में जेल के अंदर मारा गया था। वो फिर क्रेवन से मिलती है। वो मानती है कि सिमियन सजा का हकदार था, लेकिन क्रेवन के तरीके उसे मंजूर नहीं होते, खासकर इसलिए क्योंकि उसने ये सब सिर्फ एहसान चुकाने के लिए किया था। लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता होता कि सिमियन की मौत की खबर अब राइनो तक पहुंच चुकी है, जो पहले क्रेवन के पिता का राइट हैंड था और अब खुद लालची और ताकतवर बन चुका होता है। अपना असर बढ़ाने के लिए वो सिमियन के पुराने राइट हैंड होमर से मिलने का प्लान बनाता है ताकि उसे अपने साथ मिला सके। अपनी ताकत दिखाने के लिए राइनो अपने बैग से जुड़ी एक नली हटाता है और उसका हाथ बदलने लगता है। ये देखकर होमर के आदमी घबरा जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे राइनो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। वो आराम से उठता है, कपड़ों की धूल झाड़ता है, फिर अपनी शर्ट खोलता है और अपनी सख्त चमड़ी में फंसी गोलियां निकाल देता है। जैसे ही वो दोबारा नली जोड़ता है उसका शरीर फिर सामान्य हो जाता है। इस राक्षस जैसे आदमी को देखकर होमर उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। होमर फिर निकोलाई से मिलने जाता है। निकोलाई उनके बॉस की मौत पर दुख जताता है और उन्हें पनाह देने का वादा करता है। असल में वो भी
भी उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता होता है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अचानक राइनो के भेजे हुए कातिल हमला कर देते हैं। निकोलाई पहले से तैयार था और कातिल को अपने सामने पकड़कर गोलियों से बच जाता है, लेकिन उसका छोटा बेटा डिमिट्री इतना डर जाता है कि छिप जाता है। ये देखकर निकोलाई बहुत निराश होता है। वो चाहता था कि डिमिट्री मर्दों की तरह बहादुरी दिखाए, न कि डर कर छिप जाए। हमले के नाकाम होने की खबर जल्दी ही राइनो तक पहुंच जाती है। वो गुस्से में होता है, लेकिन हैरान नहीं होता, क्योंकि निकोलाई कोई मामूली आदमी नहीं है। उसी समय उसके आदमी उसे एक पेन ड्राइव लाकर देते हैं, जिसमें क्रेवन के जेल से भागने की रिकॉर्डिंग होती है। जब राइनो को पता चलता है कि ये मशहूर शिकारी निकोलाई का बेटा है, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अगर बाप बेटा फिर साथ आ गए तो बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। इसलिए राइनो एक ऐसे कातिल को भेजता है जो अपनी आंखों में देखकर किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। उधर क्रेवन अपने भाई के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए अपने हाथों से बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और अपने पिता की सिक्योरिटी से बचकर डिमिट्री से मिलता है। पता चलता है कि जिस रात क्रेवन घर छोड़कर गया था, डिमिट्री भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन क्रेवन ने मना कर दिया था। सालों तक डिमिट्री अपने पिता की डांट सहता रहा और क्रेवन को इसका बहुत पछतावा होता है। अंदर से डिमिट्री अब भी निकोलाई की मंजूरी चाहता है, लेकिन क्रेवन उसे समझाता है कि वो अपने पिता से दूर रहे। तभी क्रेवन कुछ और बताने ही वाला होता है कि अचानक उनका पिता वहां आ जाता है। अपने भाई का बर्थडे खराब ना हो, इसलिए क्रेवन जबरदस्ती मुस्कुराता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो रात अकेले एक पार्क में बिताता है। अगली सुबह जब वो जाने की तैयारी करता है तो उसे कमरा बिखरा हुआ मिलता है और उसका भाई गायब होता है। वहाँ सिर्फ बिस्तर की चादर पर खून का एक निशान बचा होता है। वो तुरंत बालकनी की तरफ दौड़ता है और देखता है कि उसके भाई को जबरदस्ती एक कार में धक्का देकर बैठाया जा रहा है। बिना टाइम जाया किए क्रेवन छलांग लगा देता है। इतनी ऊंचाई उसके लिए कुछ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक कदम देर से पहुंचता है, क्योंकि किडनैपर्स कार लेकर सड़क पर निकल चुके होते हैं। क्रेवन हार मानने से इनकार कर देता है। वो जानवर जैसी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती है, उसके शरीर में ताकत भरने लगती है। वो गुस्साए बैल की तरह कार से टकराता है, फिर जोरदार छलांग लगाकर उसके ऊपर जा चढ़ता है। वो शीशा तोड़कर अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार बहुत तेज चल रही होती है और बचते बचाते वो नीचे जा गिरता है। किडनैपर्स डिमिट्री को एक सुनसान डॉक पर ले जाते हैं, लेकिन क्रेवन ज्यादा पीछे नहीं होता। हेलीकॉप्टर उड़ने से ठीक पहले वो जाल वाली रस्सी पकड़कर उसके ढांचे से बांध देता है, अपने पैर जमा लेता है और सिर्फ ताकत के दम पर उसे रोक लेता है। जब कातिल बंदूक निकालता है, क्रेवन रस्सी बांध देता है, गोलियों से बचता है, एक लोहे का पाइप उठाता है और हवा में छलांग लगा देता है। हमलावर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो गिरा दिया जाता है। आखिर हेलीकॉप्टर छूट जाता है और क्रेवन आखिरी कोशिश में उसे पकड़ लेता है। समुद्र में सैकड़ों मीटर तक घसीटे जाने के बाद एक बोई से टकराकर उसका हाथ छूट जाता है और वो सिर्फ अपने भाई को दूर ले जाते हुए देख सकता है। क्रेवन मदद के लिए कलिप्सो के पास जाता है, उम्मीद करते हुए कि उसके कनेक्शंस किडनैपर्स का ठिकाना ढूंढ लेंगे। कलिप्सो मान जाती है, लेकिन कहती है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब क्रेवन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि निकोलाई को पहले से सब मालूम है। किडनैपर्स सबूत के तौर पर कटी हुई उंगली भेज चुके होते हैं और 20 मिलियन फिरौती मांगते हैं। पैसे निकोलाई के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन न्यूयॉर्क की सबसे खौफनाक माफिया का बॉस होने के नाते अगर वो झुक गया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, और अगर फिरौती दे भी दी जाए तब भी उसे यकीन होता है कि वो डिमिट्री को छोड़ेंगे नहीं। सोचने के बाद निकोलाई फैसला करता है कि वो उनकी मांग नजरअंदाज करेगा। अपने पिता को डिमिट्री को छोड़ते देखकर क्रेवन समझ जाता है कि अब उसे अपने भाई को खुद बचाना होगा। खुशकिस्मती से कलिप्सो की तरफ से खबर आती है, उसके एक दोस्त ने किडनैपर्स का बेस ढूंढ लिया है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, उसका वही दोस्त उस अजीब कातिल से मिलता है। पता चलता है कि वो पहले ही खरीदा जा चुका था, लेकिन वो लोग भी उसे मार डालते हैं। किडनैपर्स का अड्डा एक खड़ी चट्टान के अंदर छिपा होता है, मगर ये क्रेवन के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। वो छिपकली की तरह चट्टान से चिपककर तेजी से किले में घुस जाता है। एक गार्ड उसकी नजर में आता ही है कि उड़ती हुई ब्लेड उसकी गर्दन चीर देती है। वो बड़ी तेजी से लड़ता है, लेकिन एक छोटी सी गलती से उसकी मौजूदगी पकड़ ली जाती है और अलार्म बज उठता है। फिर भी दुश्मन उसकी ताकत को कम समझते हैं और कुछ ही सेकंड में गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। होमर, जो पूरे ग्रुप को संभाल रहा होता है, पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन उसे जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। जब क्रेवन उससे अपने भाई का ठिकाना पूछने ही वाला होता है, तभी उसे खतरे का एहसास होता है। एक रॉकेट उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है। बचने का वक्त नहीं होता और क्रेवन और होमर दोनों साथ में चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। धमाके से लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। डिमिट्री की जानकारी लेने के लिए क्रेवन होमर को बचाने की कोशिश करता है और उसे गिरते पत्थरों से अपने शरीर से बचाता है, लेकिन दीवार दोबारा गिरने लगती है और क्रेवन समय पर नहीं निकल पाता। आखिरकार वो पूरी तरह
मलबे के नीचे दब जाता है। इसके बाद वो कातिल क्रेवन के शरीर को ढूंढ रहा होता है ताकि अपने बॉस को भेजने के लिए उसकी फोटो ले सके, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि क्रेवन अचानक उसके पीछे आ जाएगा। दोनों कातिल कुछ समझ पाते उससे पहले ही क्रेवन उन्हें गिरा देता है। उधर डिमिट्री को राइनो के सामने लाया जाता है, लेकिन राइनो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ हमदर्दी दिखाता है। वो कहता है कि वो जानता है कि डिमिट्री को उसके बाप ने नजरअंदाज किया है और वो खुद भी ऐसे ही वक्त से गुजरा है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि उस पर बहुत खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से वो आज इस हालत में है। उसे बहुत ताकत मिली है, लेकिन साथ ही वो लगातार खौफनाक दर्द भी सहता है। वो कहता है कि उसे अपनी राक्षसी हालत से नफरत है, लेकिन फिर वो कहता है कि दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है और इसी ताकत की वजह से आज उसकी इज्जत है। फिर वो डिमिट्री से कहता है कि वो भी ये एक्सपेरिमेंट करवाए और अपने बाप निकोलाई के क्राइम एम्पायर पर कब्जा करे। इसी दौरान उसके आदमी बताते हैं कि कोई घुसपैठियां आ गया है और सब हथियार निकाल लेते हैं। राइनो को उम्मीद नहीं होती कि क्रेवन इतनी जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं तो वहाँ क्रेवन नहीं होता, बल्कि वही राइनो का हिप्नोटाइज करने वाला आदमी होता है। जैसे ही वो अपने चश्मे उतारता है तो उसकी ताकत से सब लोग एक तरह के हेलुसिनेशन में चले जाते हैं। वो पूरे कॉरिडोर में एक भूत की तरह चलता है और डिमिट्री के सामने पहुंच जाता है। वो राइनो को चेतावनी देता है कि डिमिट्री को मारने से पहले क्रेवन को पकड़ना होगा, क्योंकि उसकी एक ही कमजोरी है और वो कमजोरी उसका ये भाई है। फिर वो अपनी जेब से एक खास पौधा निकालता है जो साइबेरिया में मिलता है। वो बताता है कि यही वो पौधा है जिससे क्रेवन अपने जहरीले तीर बनाता है। अगर इस पौधे की जगह का पता चल जाए तो क्रेवन को ढूंढा जा सकता है। दूसरी तरफ क्रेवन कलिप्सो की हिफाजत के लिए उसे साइबेरिया में अपने छिपने की जगह ले जाता है। वहाँ रिसर्च का सामान और नायाब पौधे रखे होते हैं। असल में क्रेवन इन पौधों पर काम कर रहा होता है ताकि वो वही पुरानी दवा दोबारा बना सके जिसने कभी उसे बचाया था। लेकिन कलिप्सो को इस दवा को बनाने का पता नहीं होता, क्योंकि वो उसकी दादी ने उसे दी थी और उसकी दादी को ही पता था कि वो कैसे बनाई जाती है, लेकिन अब उसकी दादी मर चुकी है। दूसरी तरफ राइनो अपने आदमियों के साथ क्रेवन को ढूंढने निकलता है। रास्ते में वो एक नया जहर देखते हैं। ये जहर बहुत खतरनाक होता है और अगर किसी को ये जहर दिया जाए तो ये जहर उसके सबसे बड़े डर को जगा देता है और शरीर को अंदर से कमजोर करके खत्म कर देता है और इंसान को डरावने सपने आते हैं और वो मर जाता है। वो एक जगह पर रुकते हैं, तभी उन्हें जंगल में कुछ खतरनाक चीज महसूस होती है। फिर अचानक एक चीता पेड़ों के बीच से निकलता है और उन पर हमला करता है और फिर भाग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डिमिट्री भी जंगल में भाग जाता है। राइनो उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो सीधा क्रेवन के जाल में जा रहे हैं, क्योंकि क्रेवन पहले ही उनका शिकार करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। जंगल में क्रेवन बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि जंगल में वो बहुत तेजी से हरकत कर सकता है। कातिलों को गोली चलाने का मौका भी नहीं मिलता और वो सब मारे जाते हैं। राइनो समझ जाता है कि उसके आदमी फंस चुके हैं और वो इस जगह पर बमबारी के लिए हेलीकॉप्टर बुलाता है, लेकिन क्रेवन बहुत तेज होता है और आसानी से धमाकों से बच जाता है। मगर वापस आते वक्त उसे एक जहरीला तीर लग जाता है। उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। फिर अचानक उसे चारों तरफ मकड़ियां दिखाई देने लगती हैं और वो एक खौफनाक सपने में फंस जाता है। हिप्नोटाइजर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या सच है और क्या सपना है। वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर भारी हो जाते हैं और वो सिर्फ लकड़ी पर वार करता रहता है। जैसे ही हिप्नोटाइजर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी एक तीर सीधा उसके सिर में लग जाता है। ये तीर कलिप्सो ने चलाया होता है। वो ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच चुकी होती है। जब वो क्रेवन को मौत के करीब देखती है तो वो वही जादुई दवा इस्तेमाल करती है और उसे वो दवा पिला देती है जिससे वो होश में आ जाता है। इसी दौरान राइनो को अपने आदमियों से खबर मिलती है और वो समझता है कि क्रेवन मर चुका है। वो डिमिट्री के साथ बेस वापस जाने की तैयारी करता है। जब वो गाड़ियों पर सवार होकर जा रहे होते हैं तो अचानक वो भैंसों के एक बड़े झुंड को तेजी से दौड़ते हुए देखता है और वो सारा झुंड उसी की तरफ आ रहा होता है। राइनो समझ जाता है कि इतने बड़े भैंसों के झुंड से बचना बहुत मुश्किल है। वो अपनी कमर पर लगी नली को अलग करता है और उसका शरीर कुछ ही पलों में सख्त होना शुरू हो जाता है। अचानक भैंसों का झुंड गाड़ियों से टकराता है। गाड़ियां भैंसों के सामने बेबस हो जाती हैं और इसी दौरान क्रेवन तेजी से उन तक पहुंच जाता है। राइनो एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन क्रेवन पहले हमला करता है और एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। गाड़ी बेकाबू होकर टकराने वाली होती है, मगर राइनो बचने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है और जबरदस्त टक्कर से क्रेवन दूर जा गिरता है। फिर राइनो गाड़ी उठा लेता है, लेकिन क्रेवन अपनी तेजी और फुर्ती से फासले को कम करता है। हमलों से बचते हुए सीधा उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन उसके वार राइनो पर असर नहीं करते। उल्टा राइनो के वार से क्रेवन
क्रेवन कई मीटर दूर जा गिरता है। वो संभलने ही वाला होता है कि राइनो दोबारा हमला कर देता है और उसे कोई मौका नहीं देता। एक जबरदस्त वार से वो क्रेवन और ट्रक दोनों को हवा में उछाल देता है। क्रेवन ट्रक के नीचे दब जाता है, जबकि राइनो अपनी जीत के घमंड में मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन क्रेवन हिम्मत नहीं हारता। वो दोबारा हमला करता है, मगर एक बार फिर पकड़ा जाता है। जब वो बेहोश होने के करीब होता है तो उसे राइनो की कमजोरी का अंदाजा हो जाता है। वो अपनी आखिरी ताकत जमा करके एक चाकू से उसके कमजोर हिस्से पर वार करता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्रेवन तुरंत एक स्टील केबल निकालता है और अपनी फुर्ती से उसे राइनो के चारों तरफ लपेट देता है। फिर वो केबल का दूसरा सिरा एक दौड़ती हुई भैंस के साथ बांध देता है। भैंसों के झुंड तले कुचले जाने के बाद राइनो मर जाता है। इसके बाद क्रेवन अपने बाप का सुराग लगाता है और उसे पता चलता है कि उसका बाप राइनो के साथ मिला हुआ था। निकोलाई इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि उसे शुरू से ये शक था कि ये खुफिया शिकारी कातिल उसका अपना बेटा है। उसने खुफिया तौर पर राइनो से संपर्क किया और क्रेवन की अपने भाई के लिए मोहब्बत को इस्तेमाल किया ताकि उसे मरवा सके। क्रेवन इस पर बहुत निराश होता है, मगर वो अपने बाप को कत्ल नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है, जंगल में एक भालू की दहाड़ गूंजती है। निकोलाई घबरा कर अपनी बंदूक उठाता है, मगर उसमें गोलियां नहीं होती। उसी पल भालू उस पर हमला कर देता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।